इलेक्ट्रिक फील्ड में वी आर गोइंग टू read the motion of charge particle inside a uniform electric field when it is projected normally to it. Then we have to find what will be the trajectory. ये जो पाथ कवर करेगा या जो पाथ फॉलो करेगा इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, जब किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में नॉर्मली थ्रो करेंगे तो ये ट्रैजेक्टरी कैसा, ये पाथ कैसा बनाएगा, ठीक है, और इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, दैट वी हैव टू फाइंड. तो लेट अस कंसीडर दैट जैसे ही यह इसमें इंटर करेगा, जैसे ही यह चूँकि Q0 चार्ज है ना, और यह हम पॉजिटिव इसको मान रहे हैं, तो जैसे ही इसमें इंटर करेगा इस डायरेक्शन में फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा. यह चार्ज पार्टिकल जैसे ही इंटर करेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक फोर्स जो है अलोंग द फील्ड लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और यह फोर्स लगने के कारण इसका पाथ जो है वो कर्व्ड होना शुरू हो जाएगा. एंड एट एवरी पॉइंट द वेलोसिटी हैज़ टू कंपोनेंट्स. वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक्स कंपोनेंट होंगे और एक वाई कंपोनेंट होंगे. कंप्लीटली यह प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट पे काम करता है. चूँकि आपको बताया गया होगा 11th में, है ना, कि ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन जब भी किसी भी पार्टिकल को अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी प्रोजेक्ट करते हैं, देन द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. जो ऑब्जेक्ट है उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट होता है एंड द वर्टिकल कंपोनेंट चेंजेस विद टाइम बिकॉज नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द हॉरिजेंटल डायरेक्शन. कोई भी जो फोर्स है वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में नहीं लग रहा है, इसलिए उसकी हॉरिजेंटल वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी. जस्ट इन द सेम वे, जैसे ही यहाँ पर चार्ज पार्टिकल इसमें इंटर करेगा तो यह इसका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो हर पॉइंट पर सेम होगा, बट द वर्टिकल कंपोनेंट चेंजेस विथ टाइम. लेकिन जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो समय के साथ चेंज करेगा, ठीक है. दैट इज at every point the horizontal velocity will be v0 because the object is projected horizontally. ऑब्जेक्ट जो है वो हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है. तो हम लोग निकालते हैं, चूँकि है ना, हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैट में कम्प्लीटली मैकेनिक्स का यूज़ होता है. हमेशा याद रखिएगा, जिसका मैकेनिक्स अच्छा उसका इलेक्ट्रोस्टैट अच्छा, इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा, ठीक है. तो हम लोग निकालने जा रहे हैं कि व्हाट विल बी द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल. यह जो चार्ज पार्टिकल है इसका वर्टिकल डिफ्लेक्शन क्या होगा, ठीक है. लेट अस कंसीडर दैट E इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. A acceleration of charge particle. Acceleration of charge particle. Q0 amount of charge. Amount of charge. ठीक है. V0 initial velocity given to charge particle. और L जो है दिस इज लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इतना हमने सपोज किया कि acceleration of the charge particle, because as soon as the charge particle enters inside the electric field, a force begins to act on the charge particle. इस charge particle पे एक force exert होगा. Q0 is the amount of charge, V0 the given velocity to the charge particle, and L is the length of the electric field या electric field. Because ये जो charge particle में deviation होगा,
यह जो चार्ज पार्टिकल है इसमें जो डेविएशन होगा वो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ से जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है वहीं तक पाथ इसका कर्व्ड बनेगा, और जैसे ही यहाँ से यह इमर्ज्ड आउट होगा इट मूव्स ऑन ए स्ट्रेट पाथ, या यहाँ से स्ट्रेट पाथ पर मूव करेगा, कोई डेविएशन नहीं होगा क्योंकि देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे है ना कि ये जो चार्ज पार्टिकल है इस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कौन कर रहा है, ठीक है। तो एज लिखेंगे एज इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोवाइड्स एक्सेलरेशन, देयरफॉर Q naught E is equal to ma, therefore A is equal to Q naught E by m. This will be the acceleration adopted by the charge particle inside the uniform electric field. इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यह चार्ज पार्टिकल जो है वो Q naught E अपॉन m का एक्सेलरेशन जो है यह अडॉप्ट करता है। नाउ वी विल फाइंड द व्हाट टाइम्स इट टेक्स टू कवर द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करने में इसको टाइम कितना लग रहा है, तो एज V नॉट इज इक्वल टू अगर इसको हम L को x मान लें तो ज़्यादा बेटर है, x के टर्म में ज़्यादा बेटर होगा, वहाँ पे x मान लीजिएगा जहाँ पे माने हैं, है ना। तो यह हो जाएगा x बाई टी, देयरफॉर t इज इक्वल टू x बाई वी नॉट, यानी दो वैल्यूज हमको मिल गए हम लोगों को, एक एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल गया और दूसरा टाइम का वैल्यू मिल गया। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल, और यह जो चार्ज पार्टिकल है इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वी हैव टू फाइंड, हम लोगों को निकालना है, ठीक है। नाउ टेकिंग द इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स, because as soon as the charge particle enters inside the electric field, its vertical component of the velocity will be 0 at the entering point, that is है ना uy यहाँ पर 0 होगा, uy 0 होगा, ठीक है। तो uy 0 होगा, तो now taking the equation of kinematics y is equal to uyt plus half at square, y is equal to uyt plus half at square, एक को आप ay भी लिख सकते हैं, ayt square, ठीक है, ay क्योंकि y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो therefore y is equal to आपका हो जाएगा, है ना, यह टर्म 0 हो जाएगा, हाफ इंटू a आपका आया है Q नॉट E बाई m इंटू टी स्क्वायर, that is x by v naught the whole square, that is y is equal to Q naught E upon 2mv naught square into x square. Therefore now it can be written in this form, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, y is equal to Q naught E upon 2mv naught square into x square. Now this becomes the equation of parabola, y is equal to 4x square. This is the equation of parabola, या parabola का इक्वेशन होगा। इसका मतलब है कि the trajectory represents the parabolic, है ना, therefore है ना this will be the vertical displacement। तो यह जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है यह किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, तो यह जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से दो क्वेश्चन निकलता है, यह जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, यह एक्स स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और दूसरा यह चार्ज कांस्टेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, किसी भी पार्टिकल केस में मास कांस्टेंट होगा, तो वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा, क्योंकि वेलोसिटी को हम बढ़ा और घटा सकते हैं। इफ ऑल ऑफ देम रिमेन्स कांस्टेंट, इसमें जितने भी टर्म्स हैं अगर सारे कांस्टेंट होंगे तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आपका हो गया, ठीक है। अब चलते हैं कि यह जो इक्वेशन हम लोगों के सामने आया है ना, y है ना
y इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, वाई इज इक्वल टू क्यू नॉट ई बाई 2mv0 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, है ना। तो आप क्यू नॉट बाई एम को अगर एक तरफ ले रहे हैं, ठीक है, तो हो जाएगा 2v0 स्क्वायर बाई ई एक्स स्क्वायर थी ई एक्स स्क्वायर, ठीक है, ई एक्स स्क्वायर, हाँ, और इंटू वाई वाई इक्वल टू क्यू नॉट ई बाई 2mv0 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो क्यू नॉट बाई एम को अगर एक तरफ रखेंगे तो 2v0 स्क्वायर बाई ई एक्स स्क्वायर इंटू वाई, दैट मीन्स चार्ज टू मास रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। चार्ज टू मास रेशियो जो है ना, वो वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा उस चार्ज का चार्ज टू मास रेशियो जो है, हाँ, उतना ज़्यादा होगा। आप एनसीईआरटी का प्रॉब्लम अगर बनाएंगे तो प्रॉब्लम नंबर 14 जो है ना, जस्ट यही प्रॉब्लम है आपका कि 3 फिगर दे रहा है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तीनों का डिफ्लेक्शन दे रहा है, तो आपको सोचना है कि जिसका सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, है ना, उसका चार्ज टू मास रेशियो, हाँ, उतना ही ज़्यादा होगा। उसके बाद हाँ, एनसीईआरटी आपको 100% एनसीईआरटी पे फोकस करना है, ध्यान रखिएगा इस बात का। 33 नंबर और 34 नंबर प्रॉब्लम आपका यही कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पे 33 नंबर और 34 नंबर प्रॉब्लम जो है आप बनाएंगे मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ प्रॉब्लम, हाँ, कुछ प्रॉब्लम को हम लोग देख लें, चूँकि आपने पढ़ा होगा, हाँ, आपने पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम का केस, हाँ, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस आपको बताया गया है, ठीक है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में फिर से थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है, तो ये आपको हमेशा काम आएगा। और इस पर अभी एक प्रॉब्लम भी है ना, कि व्हेन ए डायपोल इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, किसी भी डायपोल को हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब कहते हैं। तो देखिए अभी हम डायपोल को इस पोजीशन में रखे हैं, द डायपोल इज प्लेस्ड इन दिस पोजीशन, नाउ द डायपोल इज प्लेस्ड इन दिस पोजीशन। दो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लेते हैं, है ना। एक बार जो डायपोल है उसको हम पैरेलल रखते हैं, दूसरी बार हम लोग एंटी पैरेलल रखते हैं, दूसरी बार हम लोग एंटी पैरेलल रखते हैं। हाउ कैन यू अंडरस्टैंड, आप कैसे समझ रहे हो कि यह पैरेलल है और ये एंटी पैरेलल है। तो डायपोल की पहचान उसके डायपोल मोमेंट्स होते हैं। अगर उसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका मतलब वो पैरेलल है, और अगर कोई भी डायपोल है और उसका अगर डायपोल मोमेंट जो है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, देन दैट इज एंटी पैरेलल ऑफ द, ऑलवेज रिमेंबर अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट ऑफ द डायपोल। यहाँ पर देखिए यह निगेटिव इधर है, पॉजिटिव इधर है, दिस इज डायपोल। तो अब इसके डायपोल मोमेंट की चर्चा करेंगे तो फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट उल्टा है, यानी अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप क्या समझेंगे कि यहाँ पर जो डायपोल है इट इज प्लेस्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज प्लेस्ड एंटी पैरेलल टू द, यह पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, यह पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यह जो है दिस इज एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और दोनों इक्विलिब्रियम का केस है, इन बोथ सिचुएशन बोथ आर इन इक्विलिब्रियम, बट विच ऑफ देम इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, विच ऑफ देम इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। नेट फोर्स इसका भी जीरो है, अगर हम लोग एफ नेट की बात करेंगे तो एफ नेट इसका भी जीरो है, अगर हम लोग एफ नेट की बात करेंगे तो इसका भी जीरो है, ठीक है। क्योंकि आपको बताया गया है कि फिजिक्स में प्रॉब्लम जो है वो, हाँ, रिवाइज्ड प्रॉब्लम पूछने की संभावनाएं कम होती है ना। फिजिक्स में क्वेश्चन को निकालता है, टॉपिक से हर साल निकालता है, इसलिए आपको टॉपिक के डेप्थ में जाना ही होगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे कि अब इस दोनों में स्टेबल और अनस्टेबल कौन है। तो स्टेबल और अनस्टेबल की पहचान आप कैसे करेंगे, देखिए, हाँ, जैसे एक तेल ढारने वाला टिप है,
इसको हम लोग रखते हैं इस तरह से, इस पोजीशन में रखते हैं, ठीक है, और दूसरा बार इसको हम लोग इस पोजीशन में रखते हैं, ठीक है, दोनों इक्विलिब्रियम में है। दिस इज ऑल्सो इन इक्विलिब्रियम, दिस इज ऑल्सो इन इक्विलिब्रियम, यह भी नहीं गिरेगा, यह भी नहीं गिरेगा। लेकिन व्हेन ए इम्पल्स इज अप्लाइड ऑन इन बोथ सिचुएशंस, दोनों सिचुएशन में अगर आप इम्पल्स लगाते हो तो यह थोड़ा सा बेंड करके फिर अपने इनिशियल पोजीशन को रीगेन कर लेगा। लेकिन इसमें अगर आप थोड़ा सा भी इम्पल्स लगाते हो तो यह अपना पोजीशन चेंज कर लेगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर आप यू applies a impulse and the system does not regain its initial position, then that belongs to unstable equilibrium। और जब किसी सिस्टम में हम फोर्स लगाते हैं और इम्पल्स लगाते हैं, इम्पल्स मतलब वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम आपको लगाना है ना, और फिर रिमूव कर लीजिए, अगर यह इनिशियल पोजीशन को रीगेन कर लेता है देन दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे देखिए कि यह जो डायपोल है, हाँ, इस पर थोड़ा सा हम लोग इम्पल्स लगाते हैं, तो इम्पल्स लगाते हैं तो ये इस पोजीशन में आ जाता है, ठीक है। इम्पल्स मान लिया आपको जैसे मन है, हम ऐसे लगा दिए तो प्लस यहाँ पे आ गया, माइनस यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे फोर्स तो इधर लगेगा, अभी यहाँ पे फोर्स इधर लग रहा है, यहाँ पे फोर्स इधर लग रहा है। अब जब इसको इंक्लाइंड कर देंगे तो यहाँ पे फोर्स इधर लगेगा, हमने इसको अपने पोजीशन से डिस्टर्ब कर दिया और रिलीज कर दिया। देखिए इस फोर्स की टेंडेंसी होगी इधर आने की, इस फोर्स की टेंडेंसी होगी इधर आने की, एंड व्हाट विल बी द फाइनल रिजल्ट, द डायपोल कम्स टू रेस्ट नाउ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन दिस बिलोंग्स टू ए स्टेबल इक्विलिब्रियम। यह जो केस होगा ना, यह स्टेबल इक्विलिब्रियम का होगा। और यह इस केस को आप देखिए, है ना, इस पे अभी फोर्स इधर लगेगा, इस पे फोर्स इधर लगेगा, इसको हम फिर डिस्टर्ब करते हैं, यह पोजीशन पे आ गया, है ना, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, ठीक है। अभी इस पे फोर्स इधर लगेगा, अभी इस पे फोर्स इधर लगेगा, इसको इम्पल्स हम लगाते हैं, इस पर इम्पल्स लगाने के बाद, है ना, यह अपना पोजीशन चेंज करता है। अब देखिए इस फोर्स की टेंडेंसी क्या होगी, इस फोर्स की टेंडेंसी होगी इस डायरेक्शन में आने की, इस फोर्स की टेंडेंसी होगी इस डायरेक्शन में ले जाने की। देयरफॉर द डायपोल हैज नो टेंडेंसी टू रिगेन इट्स initial position, have a tendency to regain its new position, and that belongs to unstable position। यानी कि जब एंटी पैरेलल होगा तो अनस्टेबल होगा, पैरेलल होगा तो स्टेबल होगा। लेकिन क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हट के प्रॉब्लम है ना। अब देखिए एनसीईआरटी में एक प्रॉब्लम आपको देता है एडिशनल में, वो आपको हम बता रहे हैं अभी, है ना, एडिशनल का प्रॉब्लम क्या कहता है। एडिशनल का प्रॉब्लम कहता है, ठीक है, कि दो इक्वल चार्जेज हैं, है ना, टू इक्वल चार्जेज आर प्लेस्ड एट ए पार्टिकुलर डिस्टेंस। आपको शो करना है, क्वेश्चन कहता है कि शो दैट व्हेन एवर ए टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट द नल पॉइंट। नल पॉइंट का मतलब वह पॉइंट जहां पे नेट फोर्स जीरो होगा। तो नेचुरली है कि इफ देयर आर टू इक्वल चार्जेस and another charge is placed at the midpoint of the system, then the net force will be zero, that is the null point। कह रहा है कि किसी भी टेस्ट चार्ज को हम लोग नल पॉइंट पे रखते हैं, then we have to show that the system is not in equilibrium position। सिस्टम जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और यहाँ पर फॉर ए वाइल यह सपोज कर लेते हैं कि टेस्ट चार्ज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इम्पल्स दिए, हम यहाँ से इम्पल्स दिए इस पर, तो ये अपने पोजीशन चेंज करके यहाँ पर आया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हैव ए टेंडेंसी टू रीगेन इट्स इनिशियल पोजीशन और नॉट। इफ दे हैव ए टेंडेंसी टू रीगेन इट्स इनिशियल पोजीशन, देन वी विल से दैट दिस इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर ये पोजीशन अगर आने की टेंडेंसी नहीं होगी तो इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो देखिए यहाँ पे यह प्लस क्यू चार्ज है, यह प्लस क्यू चार्ज है, इस पर यह फोर्स लगाएगा इधर, इस पर यह फोर्स लगाएगा इधर, दोनों इक्वल फोर्स होंगे क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है। यह एल मान लीजिएगा तो यह डिस्टेंस भी, यह अगर एक्स मान लीजिएगा तो डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज भी सेम है, तो एफ और एफ दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। सेम होंगे तो लेट अस कंसीडर दैट, है ना, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, क्योंकि यह साइड और यह साइड क्या है, इक्वल है। ठीक है,
आप इसको थीटा मान लीजिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से यह थीटा मान लीजिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से यह थीटा होगा। तो इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा, यह कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और इसका हो जाएगा एफ साइन थीटा, इसका हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, तो देखिए तो यह जो एफ है इसका यह कंपोनेंट और इसका यह कंपोनेंट काउंटर बैलेंस्ड हो जाएगा। लेकिन इस डायरेक्शन में नेट फोर्स यह काउंटर बैलेंस नहीं हो रहा है। वर्टिकल डायरेक्शन में एफ नेट आपको 2f साइन थीटा मिल रहा है। दैट मीन्स हैव ए टेंडेंसी टू गो अपवर्ड, not have a tendency to regain it at the midpoint। हाँ, this is problem number 32। आप 32 नंबर प्रॉब्लम, या हो सकता है एक आध नंबर आगे पीछे हो, आप एडिशनल में देखिएगा, है ना, तो आपसे प्रॉब्लम बनेगा। अगले दिन हम लोग ओनली प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे। ओके।